गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कल विद्युत विधुर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमारे पास पहली स्थिति कौन सी थी? अक्षीय स्थिति। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था वैसे तो कल, लेकिन एक बार इसको वापस में बता रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे का स्टेप हम करेंगे। ये एक विद्युत विधुर है AB, जिसमें समान परिमाण के चार्ज और जिनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 12। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1। और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी प्लस से माइनस की तरफ होती है, मतलब प्लस से दूर और माइनस के पास। आई बात समझ में? तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस से दूर, मतलब E1। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? E1 = kq अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = kq अपॉन r, तो k की वैल्यू सेम रहेगी, आवेश q है, और डिस्टेंस क्या लेंगे हम? यहाँ से यहाँ तक बिंदु O से बिंदु P के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। तो बिंदु B और P के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस l। l माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r माइनस l। तो E1 = क्या होगा? kq अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? B से P दिशा में। ठीक है। इसके बाद हम आगे माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला वही E = kq अपॉन r स्क्वायर। तो E2 = माइनस, क्योंकि आवेश का है माइनस kq अपॉन r प्लस l। O से P की डिस्टेंस कितनी है? r, और हम l ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r प्लस l। तो E2 क्या होगा? माइनस kq अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और डायरेक्शन क्या होगी? P a दिशा में, माइनस के पास। इसके बाद हम क्या करेंगे? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें याद करना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E = E1 + E2, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, या E1 E2 का मान रखने पर वैल्यू रखेंगे E1 की, तो kq अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू है माइनस kq अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। kq कॉमन ले लेंगे, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो kq बाहर ले लिया हमने, 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर इनटू r माइनस l का होल स्क्वायर। r प्लस l का होल स्क्वायर, r माइनस l का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर से हम इसको क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से इसको, इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। फिर जो सूत्र में दे रखा है माइनस, तो माइनस यहाँ रख देंगे। फिर r माइनस l का होल स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। आई बात समझ में? इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b, तो फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हो, a माइनस b का होल स्क्वायर हो, तो a स्क्वायर माइनस b का भी होल स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था r प्लस l, r माइनस l, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब क्योंकि r प्लस l का होल स्क्वायर है, r माइनस l का होल स्क्वायर है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। तो यहाँ देखो E = kq r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl। तो प्लस r, जो r स्क्वायर हमारे पास दिख रहा है प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर और l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 2rl प्लस 2rl कितने हो जाएंगे? 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे? 4rl को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक को लेंगे 2l और एक लेंगे 2r। तो E = k q * 2l * 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P = k * 2l, P = q * 2l। तो q * 2l के स्थान पे हम क्या रख देंगे? P, और 2 को हम
क्या ले लेंगे आगे, E इज इक्वल टू 2kp r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 4 के अनुदिश होगी। इसका फॉर्मूला आपके सामने है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ स्थितियां लेंगे। स्थितियां क्या होगी देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 2kp r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप चित्र में देखो, r की वैल्यू देखो बहुत ज्यादा है और l की वैल्यू बहुत कम। तो हम लिख सकते हैं r इज ग्रेटर देन l। अगर r स्क्वायर हम लिखें तो इज मोर ग्रेटर देन l स्क्वायर। तो r की तुलना में L को नेगलेक्ट करने पर, नगण्य लेने पर तो L को नगण्य लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 2kpr अपॉन r की पावर 4। सोल्व करेंगे, एक आर से एक आर को काट देंगे तो फाइनल आंसर आएगा E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब। तो अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी हमारे पास E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब समीकरण 5 के अनुसार। E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो इसका सदिश रूप लिखेंगे। तो सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप देखो, सदिश रूप E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब डॉट r के। ये हमारे पास अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसका सदिश रूप होगा। तो अगर आपके पास अक्षीय स्थिति में विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आपको पूरा यहाँ तक करना है, समीकरण 5 या समीकरण 6 तक। ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो 4 नंबर का आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति कौन सी लेंगे, निरक्षीय स्थिति वाली। तो सेकेंड स्थिति हमारे पास है निरक्षीय स्थिति। और ये स्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना। एग्जाम में आने की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है निरक्षीय स्थिति। पहले इसका डायग्राम समझो। डायग्राम समझने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अपने आवेश लिया Q प्लस Q, यहाँ पे हमारे पास आवेश है माइनस Q। इसको ले लिया हमने A, इसको ले लिया B। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। तो मध्य बिंदु O, AO के बीच की डिस्टेंस है L, OB के बीच की डिस्टेंस है L। आई बात समझे। अब मैंने कल आपको बताया था अक्षीय स्थिति हम कैसे लेते हैं, जब जैसे आधार है थीटा की वैल्यू क्या हो, 0। विद्युत विध्रुव आधार के साथ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के अनुदिश रखा हुआ हो। और निरक्षीय स्थिति हम कैसे लेते हैं, जब विद्युत विध्रुव आधार से 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो आज हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति हम क्या लेंगे, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आई बात समझ में। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस से दूर माइनस के पास
तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, प्लस से दूर माइनस के पास। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो, यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से A और P की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये लंब है r² और ये आधार है L, लंब है r और आधार है L, तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू हो जाएगी r² प्लस L²। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो r² प्लस L², तो ये वैल्यू भी सेम टू सेम आ जाएगी r² प्लस L² का अंडर रूट। आई बात समझ में। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के आवेश के कारण माइनस के आवेश के कारण E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी हमारे पास E, ये होगा θ1, ये होगा θ2। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E1 और E2 से थीटा एंगल। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, आपको बताया हुआ है, जब हम कंपोनेंट्स लेते हैं, घटक बनाते हैं, तो थीटा के पास वाला कोण बनता है cos थीटा और थीटा से दूर वाला कोण बनता है sin थीटा। जैसे ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये परिणामी r और ये एंगल कितना है थीटा। अगर हम घटक बनाएंगे तो थीटा के पास वाला कोण बनेगा r cos थीटा और थीटा से दूर वाला कोण बनेगा r sin थीटा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, घटक बनाना है। तो घटक कैसे बनाएंगे, देखो अगर यहाँ पे हम घटक बनाते हैं तो पहले आप इसकी तरफ देखो, यहाँ पर तो है हमारे पास E और यहाँ पर है हमारे पास E1 और ये है θ1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी E1 cos थीटा, थीटा थीटा ले सकते हैं, 1 2 की जरूरत नहीं वैसे तो ये ले सकते हैं E1 cos थीटा और ये क्या लेंगे E2 sin थीटा। बात समझ में आनी चाहिए। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी E1 cos थीटा और ये वाली वैल्यू कौन सी होगी E1 sin थीटा। तो पहला हमने घटक बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक और घटक बनाएंगे क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो E2 है। तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी एक घटक बनाएंगे। तो अब दूसरा वाला डायग्राम देखना है आपको। ये हमारे पास है E, ये हमारे पास है E2 और यहाँ पर हमारे पास ये एंगल है थीटा। तो थीटा के पास वाला कौन होगा, वो होगा E2 cos थीटा और दूसरा वाला कौन होगा E2 sin थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E2 cos थीटा और यहाँ पे हमारे पास E2 sin थीटा। आई बात समझ में। तो हमारे पास जो घटक बनाए हमने, पहला घटक E1 cos थीटा E डायरेक्शन में और E1 sin थीटा लंबवत दिशा में है। इसी तरह से E2 cos थीटा E दिशा में है और E2 sin थीटा लंबवत दिशा में है। तो E2 cos थीटा जो है वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले ये डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास प्लस जो आवेश माइनस जो आवेश, तो हमारे पास क्या बन गया, एक विद्युत विधुर जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12। ठीक है। इसका मध्य बिंदु O है, तो A और O के बीच की डिस्टेंस L और B की डिस्टेंस L। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो प्लस जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, माइनस जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। तो A और P की डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी √r² प्लस L²। इसी तरह से हमारे पास P भी आ जाएगी √r² प्लस L²। उसके बाद हमने क्या किया, हमें घटक बनाना है। तो E1 हमारे पास, वापस बताओ एक बार ध्यान से देख लो, हमारे पास यहाँ पर है E1 और यहाँ पर है E2। तो मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक जना E1, अगर एक व्यक्ति
कोई इस दिशा में किसी वस्तु को खींचता है, दूसरा व्यक्ति किसी वस्तु को इस दिशा में खींचता है, तो इस वस्तु की जो गति होगी, ये वस्तु अगर किसी दिशा में जाएगी तो इन दोनों के बीच में जाएगी, वो थीटा एंगल से जाएगी। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के आवेश के कारण, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के आवेश के कारण, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E दिशा में। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे घटक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया, तो ये हमारे पास थीटा के पास वाला बन जाएगा E1 cos थीटा, और ये वाला घटक बन जाएगा E1 sin थीटा। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे एक और घटक बनाएंगे, तो ये वाला पार्ट थीटा के पास में है, तो E2 cos थीटा, और ये वाला पार्ट बन जाएगा E2 sin थीटा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, एकदम आसान है। घटक बनाना आपको पहले बता चुके हैं हम, तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, जो कि हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।